हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। कल का जो आपका टॉपिक था उसको मैं ब्रीफ में बता दूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कल का टॉपिक किस पे था, बताओ ना, किस पे था? राउल्स लॉ। राउल्स लॉ है। क्या कहता है ये? किसी भी अवयव का किसी भी मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन में, हाँ सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट, तो कंपोनेंट कितने होंगे? दो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो ही है। और दोनों की दो स्थितियां थी वहां पर कि वहां पर सॉल्वेंट तो आपका कौन है? लिक्विड है, ठीक है। और लिक्विड क्या होता है? वाष्पशील या वोलेटाइल होता है। दूसरी चीज उसमें क्या थी? सॉल्यूट। सॉल्यूट कितने थे? दो तरीके के। पहला क्या था? अगर लिक्विड में लिक्विड को डिजोल्व किया जाए, यानी कि द्रव द्रव विलयन। दूसरा था सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व किया जाए। दोनों में डिफरेंस क्या था? तो जब आप किसी लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो वहां पर सॉल्वेंट की भी वेपर होगी और सॉलिड की भी क्या होगी? वेपर होगी। तो वहां पर जो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो आएगा वो वेपर प्रेशर किस पे होगा? दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम के बराबर हो जाएगा। और अगर आपका उसमें सॉलिड डाला गया है तो सॉलिड क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होगा। और नॉन वोलेटाइल है इसका मतलब उसकी तो वेपर होगी नहीं, केवल वेपर किसकी होगी? सॉल्वेंट की। तो सॉल्यूशन की जो टोटल वेपर आएगी वो किसके बराबर होगी? केवल सॉल्वेंट के ऊपर। पर ऐसी कंडीशन में उसने कहा कि किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर, जिसको हम क्या कहेंगे? पार्टली प्रेशर। तो जो पार्टली प्रेशर होगा वो किस पर डिपेंड करने वाला है? उसकी मात्रा पर। और उसकी मात्रा क्या है? मोल के रूप में। और जब आपकी दो कंपोनेंट है तो पर्टिकुलर किसी एक कंपोनेंट की मात्रा को हम किसमें शो करते हैं? मोल फ्रैक्शन के रूप में। तो उसने ये कहा था कि जो कंपोनेंट है जैसे ए, तो इसका जो पार्टली प्रेशर आएगा वो किसके समानुपाती हो जाएगा? उसकी मोल फ्रैक्शन के समानुपाती। और फिर उसी को उसने कहा था पिया स्टैंडर्ड एक्स ए। और इसी तरीके से पी ए बराबर, सॉरी पी बी बराबर पी बी नॉट मोल फ्रैक्शन बी, ठीक है ना। पी नॉट ए और पी नॉट बी जो है ये क्या है? उसका प्योर कंडीशन में कोई सॉल्वेंट या सॉलिड जो भी है तो प्योर कंडीशन के अंदर उसका वेपर प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पर कितना आता है वो होगा। और ये हमेशा क्या होगा? एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर भी उसकी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक। और फिर उसने क्या कहा था कि सॉल्यूशन का जो टोटल आपका पीएस प्रेशर जो आएगा वो इन दोनों कंपोनेंट के पार्टली प्रेशर का क्या होगा? योग हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद पी एस इक्वल टू अपन लिख सकते हैं पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी। ये आपका क्या था? राउल्स लॉ, ठीक। और इसके साथ मैंने एक चीज और बताई थी जो कल वाले क्लास में मैंने आपको एक बताया था कि जब आप किसी के यहाँ जाते हैं और सॉल्यूशन आपको दे दिया जाता है और आपसे कह दिया जाता है कि भाई इसमें नमक मिलाया है पानी के अंदर, अब आपको पता लगाना है कि नमक कितना है, यानी कि आपको वेट निकालना है किसका? सॉल्यूट का। दूसरी कंडीशन ये है कि मैंने इसमें x मिलाया है लेकिन मिलाई हुई वेट आपको पता है कि मैंने इसमें 10 ग्राम ये x मिलाया है, 25 ग्राम x मिलाया है। तो बताओ इस x का मोलिकुलर वेट क्या होगा? इसका मतलब हम किसी भी एक ही मोल फ्रैक्शन से क्या कर सकते हैं? इन दोनों प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है, जो कल की क्लास में पूरी तरह से आपको बता रखा है, ओके। अब राउल्स लॉ के अनुसार जो आज का टॉपिक है आपका, इसमें सॉल्यूशन को दो कैटेगरी जो ऊपर लिखी हुई है, आइडियल और नॉन आइडियल, यानी कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के अंदर राउल्स के अनुसार केवल एक सिंपल सी क्लासिफिकेशन है कि बेस ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो कि किसी भी टेम्परेचर पर कांस्टेंट नहीं, कोई भी टेम्परेचर रखा जा सकता है, लो हो चाहे हाई हो। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंपोजिशन यानी कंसंट्रेशन जो है विलयन की, वो आपकी किसी भी प्रकार की हो, चाहे उसमें आपने बहुत कम मात्रा में सॉल्यूट मिलाया हो चाहे अधिक मात्रा में, यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकती है, टेम्परेचर भी आपका क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। पर हर टेम्परेचर के ऊपर और हर कंसंट्रेशन के ऊपर क्या होना चाहिए? वह इस रूल का पालन करे, यानी कि वहां पर कंपोनेंट के जो पार्टली प्रेशर का टोटल जो है वही सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए? टोटल प्रेशर होना चाहिए। तो जो सॉल्यूशन प्रत्येक यानी कि एवरी टेम्परेचर और एवरी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दोनों स्थितियों पर अगर राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, आपने सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आया है लेकिन आपके कंपोनेंट के वेपर प्रेशर जो राउल्स के अनुसार से निकाले गए हैं
उनका योग करने के बाद या तो कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनादर्श या नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है ना। अब आप सॉल्यूशन को देखें। पहली चीज, आपने ए और बी, ए यहां पर क्या हो गया आपका सॉल्यूट है और बी यहां पर क्या है आपका सॉल्वेंट है। ठीक है ना। और दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने पर क्या हो सकता है, दो कंडीशन, ए सॉल्यूट के मॉलिक्यूल और बी सॉल्वेंट के क्या आपके मॉलिक्यूल है। इन मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। ठीक है, जैसे बंधे हुए हैं। इसी तरह से बी जो आपका है उसके अंदर भी क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। और जब आप इन दोनों को मिक्स करते हैं तो एक नया फोर्स और आ जाएगा ए और बी के बीच। ठीक, यदि सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद जो आपका ए और बी सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो पैदा होगा, अगर वह दोनों ही सेम है, कोई चेंज नहीं आता है, तब आपका अगर चेंज नहीं आ रहा, फोर्स वही है, तो सॉल्यूट का जो वॉल्यूम है वही रहेगा। ठीक है, सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है मिक्स करने के बाद वही रहेगा। कम और ज्यादा कब हो जाता है, जब दोनों को मिलाने पर यदि उनके बीच में फोर्स बढ़ जाए तो वॉल्यूम घट जाएगा ना। और अगर फोर्स बढ़ जाता है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, सॉरी घट जाता है तो बढ़ जाएगा, और बढ़ जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा। और वॉल्यूम का और प्रेशर के साथ आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी हुई, P = nRT, वहां से आपको पता चलता है कि अगर आप किसी का वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ जाता है तो यही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर आपने ए और बी मॉलिक्यूल जो है इनसे आपका नया जो फोर्स पैदा हुआ ए बी, ठीक है, तो ये अगर आपका प्लस हो जाता है तो जैसे ही आप माना कि देखो ये आपका क्या है ए और ये आपका क्या है बी, और दोनों का आपने मिलाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, आपका नया वॉल्यूम आ गया ए का और बी का, दोनों का टोटल मिला के। अब यदि ये वॉल्यूम आपका क्या हो जाता है, इस जगह होना चाहिए लेकिन इस जगह आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स क्या हुआ है, बढ़ गया है। और बढ़ गया है तो यहाँ पर जैसे ही फोर्स बढ़ेगा तो डेल्टा बी आयतन परिवर्तन, कब ए का वॉल्यूम है, बी का वॉल्यूम है, पर दोनों को मिलाने पर ए प्लस बी वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन वह वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, तो डेल्टा बी इक्वल टू क्या हो गया आपका पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, कम हो गया ना, तो नेगेटिव। और यदि ये फोर्स ये कब है, जब ए और बी से ज्यादा है ए और बी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और दूसरी कंडीशन, यदि आप ए और बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उससे ए बी का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या है, कम है। और तीसरी कंडीशन जो पहले वाले में आई थी ए बी बराबर है ए और बी के, तो यहाँ पर डेल्टा बी क्या होगा आपका जीरो, यहाँ पर डेल्टा बी क्या हो जाएगा नेगेटिव, पर यहाँ पर ए बी का फोर्स जो है वो कम हो गया है, दूर हो जाएंगे, तो यहाँ पर डेल्टा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो जब डेल्टा बी इक्वल टू आपका जीरो आ रहा है तब तो आप इसको क्या कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन जब आपका पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है तो ये नॉन आइडियल कहलाएगा, और इसमें दो कैटेगरी हो जाएगी। पहली कैटेगरी तो क्या हो जाएगी, जिसमें आयतन बढ़ रहा है, ये आपका पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसको हम कहेंगे धनात्मक विचलित, और इसको कहेंगे ऋणात्मक विचलित सॉल्यूशन। ठीक है। अब जब आपका फोर्स बढ़ता है, थोड़ा ध्यान समझना, जब फोर्स बढ़े तो अगर आप हीट की बात करें, है ना, उन दोनों के बीच में जैसे फोर्स बढ़ेगा तो जितना ज्यादा मजबूत आकर्षण बल होता है उसमें क्या होती है, निकलेगी, और जितना कम होगा उसकी उष्मा क्या होगी, अवशोषित की जाएगी, यही है ना। तो यहाँ पर आप इसको डेल्टा एच से भी रिलेट कर सकते हैं। अगर फोर्स बढ़ गया है तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या होगा, निकलेगा, तो क्या आएगा नेगेटिव। यहाँ पर डेल्टा एच क्या आएगा पॉजिटिव। भाई उष्मा का भी वही रहेगा ना, जैसे आपके मॉलिक्यूल फोर्स बढ़ा है तो हीट वहां से क्या होगी, बाहर निकलेगी, तो वहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो हीट है, एंथैल्पी परिवर्तन किसको कहा जाता है, आपके विलय और विलायक की जो एंथैल्पी है और सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी है उनका डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, एंथैल्पी चेंज कहलाएगा। तो वहां पर एंथैल्पी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्या होगी, ज्यादा होगी, और उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये क्या होगा आपका नेगेटिव, और डेल्टा एच यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव, और यहाँ पर डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा
पहले जो उनकी उष्मा थी, ठीक है, वही हीट वापस क्या है, AB की। समझ में आ रहा है ना? तो दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसे डेल्टा V चेंज होगा तो नॉन आइडियल हो जाएगा और चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से प्रेशर की बात करें तो डेल्टा V अगर नेगेटिव आता है, ठीक है, तो प्रेशर भी क्या होगा, दोनों का जो प्रेशर लग रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, और फिर सॉल्यूशन पर जो प्रेशर लगेगा तो उसका क्या होने वाला है, प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना, नेगेटिव है तो। किसके कारण? आप अगर A और B को मिलाया है, A का जो प्रेशर है वेपर प्रेशर और B का जो प्रेशर है, ठीक है, जिसको हम A का वेपर प्रेशर को क्या कहेंगे, P नॉट A, और इसको क्या कहेंगे, P नॉट B। और जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर ऋणात्मक में क्या आएगा, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव आएगा, और इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो तीन चार कंडीशन पर आप पता लगा सकते हैं कि ये आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। कुल मिला के ये है कि ना कौन से दोस्ती ना कौन से मेयर, अगर ऐसा है तो वह कौन सा होगा, आइडियल सॉल्यूशन। आया है कोई बात नहीं, ठीक है ना, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, वो आया तो उसका कोई उस पर इफेक्ट नहीं हो रहा है। और अगर आता है तो या तो उसके ज्यादा स्नेह में आ जाएगा या उससे ज्यादा क्या होगा, वो अपोजिट हो जाता है, तो वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाते हैं, उनके बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनादर सॉल्यूशन, ठीक है ना। अभी डेली लाइफ में भी यही है, जो आदर्श होते हैं, आदर्श का मतलब क्या होता है, कोई आए कोई जावे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, उसका आदर्श कहते हैं अपन, आइडियल। और आया है, ठीक है, और उसका मामला उल्टा हो रहा है, ठीक है, मन में मेला देना चालू कर दिया कि क्यों आया है, वो अलग चीज है। और आया है और सम्मान दे रहा है उसको, बढ़िया रहा, आ गया, परिवर्तन आया उसमें, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, आपका नॉन आइडियल स्थिति। तो दो तरह के आपके सॉल्यूशन होंगे। अब आप इनका ग्राफिकल देखें तो राउंड लो के अंदर मोल फ्रैक्शन के साथ पार्टिकल प्रेशर का जो ग्राफ है वो किस तरह से होगा। देखो A कंपोनेंट है और B कंपोनेंट है और दोनों ही क्या है, वोलेटाइल है। पहली कंडीशन क्या है, दोनों क्या है, वोलेटाइल है। A वोलेटाइल है और B वोलेटाइल है, लेकिन दोनों ही एक नहीं, अलग अलग है। इसका मतलब उनकी जो वाष्पशीलता होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो माना कि मैंने ये माना कि A जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है, किससे, B से, ठीक है। अब आप A की कंसंट्रेशन के हिसाब से उसका प्रेशर देखें, तो जैसे ये आपकी इसकी A की क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक, और A की मोल फ्रैक्शन है और केवल आपका क्या है, प्योर है, कुछ भी नहीं मिला हुआ है, तो सारे वेपर प्रेशर किसका होगा, A का होगा, ठीक है। और जब आप इसमें किसी चीज को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद x A का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस कंडीशन पे क्या लिख लूं मैं, x A इक्वल टू क्या है, 1, और कुछ भी नहीं मिला हुआ है यानी कि प्योर है, और x B यहाँ पर जो है वो आ गया आपका 0 है, कंप्लीट है। अब दूसरी चीज, आपने जैसे जैसे इसमें xp को मिलाया है तो यहाँ पर मैं xp को प्लॉट इधर कर रहा हूँ, और xb मैंने कहा ना A ज्यादा वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर xa इक्वल टू इस जगह पर आकर क्या हो गया, 0, और xb यहाँ पर क्या है, 1 है, तो मैक्सिमम ये होगा। और फिर आप जैसे जैसे इसकी मोल फ्रैक्शन कम होती जाएगी वो आपका प्लॉट ही हो जाएगा, हो गया ना। अब यहाँ पर हर समय प्रेशर किसके बराबर होगा, तो P A के प्रेशर की बात करें तो P नॉट A x A, यहाँ पर x इक्वल टू 1 था तो P नॉट A के बराबर ही क्या था आपका, P A था सॉल्यूशन, ठीक। अब सेकंड चीज, यहाँ पर अगर आप इसको डिफाइन करें तो ये P B बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट B x B के बराबर। आया समझ में। और सॉल्यूशन का हर समय आप अगर देखें कि इसका प्रेशर क्या होगा, तो हर समय किसका होगा, PA प्लस PB, तो P बराबर आपका होता है PS बराबर PA प्लस PB, और यह इसको क्या लिख सकते हो, P नॉट A XA प्लस P नॉट B, ठीक। और जब ऐसी स्थिति आ जाए, हर समय सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो दोनों के वेपर प्रेशर का क्या हो, सम हो, तो ये क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। अब दूसरी चीज, इसी प्लॉट के अंदर ये तो आपकी आइडियल स्थिति। अब अगर सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो राउंड के जो प्रेशर से आना चाहिए उससे हमेशा क्या प्राप्त हो, कम या ज्यादा, कम प्राप्त हो। यहाँ पर मैंने क्या बताया, कम है,
यानी कि प्रेशर आना चाहिए इसके बराबर, लेकिन आपका P जो S है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है किससे, PA और B के प्रेशर से। और ऐसा कब होगा, ये प्रेशर कम कब आएगा, जब फोर्स बढ़े या घटे, फोर्स PS का जो फोर्स आ रहा है, वेपर प्रेशर का जो आपका प्रेशर मिलेगा, तो वो वेपर प्रेशर जो आएगा वो क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर कम आ रहा है। कम आ रहा है इसका मतलब कम कब हो जाएगा, अगर आप देखो A और B को मिलाने पर दूर हो जाते हैं, आयतन बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ गया उसका, वेपर प्रेशर बढ़ गया। और अगर वो पास आ रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर आपका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इनसे इसका ज्यादा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, नेगेटिव डिविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अगर इसका उल्टा कर दें, ठीक है, बाकी वैल्यू वही रहेगी, एक्स वगैरह वो वही से चल रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब ब्रीफ में आप समझ लें आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, अनदर सॉल्यूशन क्या होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं कि वे मीडियम जिनके अंदर विलय और विलय को मिलाने पर, सॉल्वेंट और सॉलिड को मिलाने पर उनका जो हर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की और हर टेम्परेचर पर यदि उनका टोटल जो प्रेशर आता है PS वह किसके बराबर हो, उसके कंपोनेंट के पार्टली प्रेशर के टोटल के बराबर होता है, तो वह आइडियल होता है। और ऐसा नहीं हो तो वह क्या कहलाएगा आपका। और ऐसा क्यों नहीं होता है, क्यों होता है, तो जब आपका सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में किसी प्रकार का इंटरमोलिकुलर फोर्स चेंज ना हो तब आइडियल होगा। और यदि फोर्स बढ़ जाता है या घट जाता है तो वहां पर क्या हो जाएगी, नॉन आइडियल स्थिति हो जाती है। ठीक है, फिर इसमें क्या क्या चेंज आएगा, तो पहली चीज क्या हो जाएगी, ठीक है, मैं उसको एक इंडेक्स के द्वारा इसको पूरे को एक साथ लिखें। ठीक है, तो आदर्श और अनदर सॉल्यूशन के अंदर अब आप मेजर डिफरेंस देखें तो पहली चीज है आइडियल और नॉन आइडियल में क्या क्या आपका डिफरेंस होगा। तो पहला जो है कि यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कि विलियम का जो आपका वाष्प दाब आने वाला है वो उसके कंपोनेंट के जो पार्टिकल प्रेशर है उसके टोटल के बराबर हो, कब, किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी टेम्परेचर पर, चाहे टेम्परेचर चेंज हो जाए चाहे कंसंट्रेशन चेंज कर लो आप उसकी, लेकिन हर समय क्या होगा आपका जो विलियम का जो वाष्प दाब आएगा वो किसके बराबर होगा, दोनों के कंपोनेंट की योग के बराबर होगा। और ऐसा नहीं होता है तो उसको क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर यहाँ पर आपका टोटल जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा, या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। फिर वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, तो वॉल्यूम और इनको समझने से पहले मैंने कहा इनको समझ लो कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अगर वह फोर्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच लगने वाले हैं उसके भी बराबर हो तब वहां पर आपका न तो वॉल्यूम चेंज होने वाला है, न ही एंथैल्पी बदलने वाली है, ठीक है, और न ही प्रेशर बदलने वाला है। लेकिन यदि ये फोर्स आपका चेंज हो जाता है, वेरिएशन आ जाता है, तो वहां पर दो स्थिति है। पहली स्थिति ये होगी कि यदि आपका जो पहले से सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है, पहले से जुड़े हुए हैं ए और बी, और ए और बी का जो फोर्स है वो उनसे कम हो जाता है, कम हो गया इसका मतलब क्या हो गया, अब वो थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर हो जाएंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और दूर दूर होंगे तो ऐसी स्थिति में डेल्टा एच का मान भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, और पी एस जो आने वाला है वो क्या होगा, दूर होने के कारण उसका वेपर बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसका अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा। और अभी मैंने पहले ग्राफ बताया था कि ये यहाँ पर है कि जब प्योर स्थिति है तो ऐसी स्थिति में ए यहाँ पर क्या है, जो भी कंपोनेंट है ज्यादा वोलेटाइल है, तो उसकी जो शुद्ध अवस्था में मैक्सिमम जो होगा पी नॉट ए, इसी तरह से बी का शुद्ध अवस्था में क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। और जैसे जैसे आप इसमें एक्स ए 1 से लेके कम होती जाएगी, तो जैसे जैसे आपकी वॉल प्रेशर कम होती जा रही है वैसे वैसे इसका प्रेशर भी क्या होता जा रहा है, ए का प्रेशर भी क्या होता जा रहा है, पार्टिकल प्रेशर कम होता जाएगा। और यहाँ पर अगर आपकी वापस प्योर बी रह जाता है, ए नहीं रहता है, तो इसका प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर जीरो आ जाता है। फिर इसके अंदर डेल्टा पी बढ़ रहा है, यानी कि हर स्थिति के ऊपर, हर वॉल प्रेशर के ऊपर जो आपका प्रेशर आ रहा है वह पी एस जो है वो हमेशा क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है कंपोनेंट से, जो राउंड से कैलकुलेशन किया जाता है उससे, और यहाँ पर हमेशा क्या हो रहा है, आपका कम आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका डिफरेंस है, और आप इसका क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब इसमें मेन चीज है कि आपको किस तरह से पता चले कि कौन सा सॉल्यूशन आदर्श होगा कौन सा अनादर्श होगा, और या दो चीजों को मिलाने पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये अनादर्श तो है पर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसको ध्यान में रखने का सीधा सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट में यदि एक ही होमोजेनियस सीरीज के सदस्य हैं, जैसे कि आपने एल्केन लिया है, हेप्टेन प्लस हेक्सेन, दोनों को मिला दिया है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका आदर्श कहलाएगा। एथिल अल्कोहल प्लस मेथिल अल्कोहल को मिला दिया है, दोनों अल्कोहल फैमिली से हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को मिलाया है,
एक ही वर्ग से है। तो जब आपके होमोजीनियस स्थिति पर दो आपके जो कंपोनेंट है उनको मिला देते हो तो वह आदर्श विलयन कहलाएगा, ठीक है ना, आइडियल कहलाएगा। और अगर सीरीज अलग अलग है उनकी, जैसे आपने क्या किया, एसीटोन लिया और मेथिल एल्कोहल ले लिया, एक में कीटोन फैमिली आ गई, एक में कौन सी फैमिली आ गई, एल्कोहल फैमिली आ गई, तो ये क्या होंगे, अनादर्श होंगे। अब अनादर्श में कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव है। तो देखो जब किसी चीज को मिलाने पर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है किसी में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने पर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा हो जाएगा तो क्या कम होगा, हो जाएगा। सारी चीजें हो जाएगी, नेगेटिव चला जाएगा। और अगर उनके बीच में पहले से ही कोई फोर्स लग रहा है और बीच में आपने किसी को मिला दिया, जैसे एल्कोहल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें आपने एसीटोन को मिला दिया, क्या करेगा ये, उसकी बॉन्डिंग को कमजोर करेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो ध्यान रखने का सीधा तरीका, पहली चीज आदर्श कौन होंगे और अनादर्श कौन होंगे। तो एग्जाम्पल में मैंने बताया ना कि जब आपकी एक ही होमोजेनियस सीरीज से हो, एल्केन प्लस एल्केन पर डिफरेंट, हेक्सेन मिला है, हेप्टेन मिला दिया, ठीक है। इसी तरह से आपने क्या किया, एसीटोन मिला दिया, कीटोन का एक दो का ले लिया, अब आपने एक और आगे बताया ब्यूटेनॉल ले लिया, उसमें एथिल एल्कोहल लिया, मेथिल एल्कोहल ले लिया। तो कोई भी दो फैमिली जो आपकी सिमिलर फैमिली होती है और उसके अंदर आपके दो सजातियों को साथ साथ वालों को ले लो अगली सीरीज के स्टेप को, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या मिलेंगे, वो सारी आइडियल सॉल्यूशन याद रह जाएगा ना। तो इस तरह से ये तो हो गया आइडियल। और दो डिफरेंट है, जैसे वाटर प्लस क्लोरोफॉर्म, वाटर अलग है, क्लोरोफॉर्म अलग है, तो ये आपकी क्या होगी, नॉन आइडियल। और फिर जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो अधिकांश में H2O जहाँ लिया जाता है, H2O जहाँ लोगे, ज्यादा होता है। H2O लेने पर यदि उसके अंदर पोलर के साथ पोलर को मिलाया आपने तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, और फोर्स बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो H2O जहाँ पर की है और वहाँ पर आपने पोलर के साथ, जैसे क्लोरोफॉर्म प्लस H2O, क्लोरोफॉर्म पोलर है, H2O भी क्या होगा, पोलर है, तो ये वॉल्यूम को क्या कर देगा, कम करेगा, तो नेगेटिव वाला। क्लियर है। तो इस तरह से आप इसके एग्जांपल्स को क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन किस कैटेगरी में जाएगा। आगे समझे पूरा, ठीक है। अरे अब इसी के बाद का टॉपिक है एजोट्रोपिक मिश्रण, यानी कि स्थिर क्वाथी मिश्रण। एक जनरल चीज देखें आप कि यहाँ पर मैंने एक सॉल्यूशन लिया है, एक उसमें पहला उदाहरण जो दे रखा है उसी को ले रहा हूँ मैं, एथिल एल्कोहल आपने लिया है और इसके H2O के साथ एक सॉल्यूशन है। अब आप देखेंगे कि दोनों की वेपरेशन रेट में अंतर है, एथिल अल्कोहल और H2O। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसका मतलब इसकी जो वोलेटाइल नेचर है वो कम है और इसकी वोलेटाइल नेचर क्या है, ज्यादा है। अब इन दोनों को आप मिक्स करते हैं, मिक्स करने के पश्चात जब आप इनको सेपरेट करने के लिए अपन डिस्टिलेशन किया जाता है, आसवन किया जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि अगर इन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, एथिल अल्कोहल क्या है, कम वेपराइज है, ज्यादा वेपराइज है, और H2O क्या है, कम वेपराइज। तो जो ज्यादा वेपराइज होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, कम आता है, क्योंकि जल्दी वेपर बढ़ जाएगी तो आउटर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसके बराबर हुआ और वो उबलना चालू हो जाता है। इसका मतलब इसका यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कितना है, उल्टा लिख दिया, 78.5 और H2O कितना होता है, 100, ठीक है ना। तो इसका 78.5 है और H2O कितना है, 100। जब आप दोनों को साथ में मिक्सचर है और अब आप इसको क्या करें, उबालना चालू करते हैं, तो अगर आप डिस्टिलेशन करते हैं तो सबसे पहले कौन रिमूव हो जाएगा यहाँ से, एथिल अल्कोहल, और H2O बचा रहेगा, ये आएगा। लेकिन अगर मैंने इसका कंपोजिशन चेंज किया है, 95% पे क्या रखा है, एथिल अल्कोहल, और 5% क्या दिया है, H2O। जब आप दोनों को बराबर करते हैं 50-50, तब तो ऐसे ही होगा कि एथिल अल्कोहल पहले आ जाएगा और ये। लेकिन अब आपने जो कॉम्बिनेशन तैयार किया है वहां पर जो आपका ज्यादा वेपर प्रेशर रखता है, जिसका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, उसकी मात्रा भी आपने क्या की है, ज्यादा की है, और जो कम है उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा, तो इस जगह पर जो कंपोजिशन है इसका 95 और 5 रखा आपने, वेपर के स्टेज पे भी सबसे ज्यादा 95% की किसकी हो जाएगी, एथिल अल्कोहल की, और इसकी कितनी परसेंटेज मिलेगी आपको, 5%। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिनकी की लिक्विड फेज में, अगर देखो इसको वापस समझना कि अगर 50-50 मिलाता हूँ, 50-50, तो 50-50 में H2O का 50% जो वेपराइज होगा वो तो कम मात्रा होगी, पर इसका 50% जो वेपराइज होगा वो क्या होगी, ज्यादा मात्रा में। तो इसकी वेपर में एथिल अल्कोहल आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, और H2O क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इसीलिए ज्यादा वेपर होने के कारण ये क्या हो जाएगा, बॉइलिंग हो जाएगा, चालू हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ से आपने बॉइल किया और दोनों का कंपोजिशन वही आएगा, अब दोनों का कंपोजिशन वही, तो दोनों एक साथ क्या हो गई,
उबलना चालू हो गया और दोनों जब एक साथ उबलना चालू हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, अब इनको क्या सेपरेट कर सकते हो आप? नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपके एल्कोहल और जल दोनों ही अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, लेकिन उनका एक निश्चित कंपोजिशन अपने ऐसा किया कि जिसकी वेपर ज्यादा बन रही है, जिसकी कम बन रही है, तो जब वो दोनों ही वेपराइज हो तो उस वेपर के अंदर दोनों का कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन में था वही कंसंट्रेशन कहाँ बना रह जाए, ऊपर। तो अब आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, एजोट्रोपिक मिक्सचर, स्थिरक्वाथी मिश्रण। यानी कि दो कंपोनेंट का ऐसा कंपोजिशन जिनको बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, दोनों का सेम हो जाए, एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर क्या चालू हो जाए, उबलना चालू हो जाते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहा जाता है, एजोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है ना। डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि लिक्विड फेज और वेपर फेज में दोनों ही कंपोनेंट की जो कंपोजिशन है वो क्या होनी चाहिए, सेम हो जाए, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, एजोट्रोपिक मिक्सचर कहा जाता है। अब ये दो प्रकार के, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक और मैक्सिमम। यानी कि जब दो कंपोनेंट आपने लिए उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 78.5 है इसका, 100 है, पर दोनों का यहाँ पर क्या आ रहा है, 78 आ रहा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट घट गया है, घट गया ना। अब दूसरी चीज यहाँ पर मैक्सिमम में HNO3 का मैंने बताया यहाँ पर 86 और इसका कितना है 100, और दोनों को मिलाने पर कितना आ रहा है 120 पर, ये 120.5 पर क्या हो गया, एक साथ बॉइलिंग होना चालू हो गया। तो यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया ना। अब बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ जाता है और कम घट जाता है, जब वेपरेशन की रेट बढ़ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा, और जब वेपरेशन की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा। अब देखो इसको, HNO3 पोलर है, स्ट्रॉन्ग है, H2O भी क्या है, पोलर है, स्ट्रॉन्ग है, और दोनों को मिलाओगे तो इसमें बहुत ज्यादा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसका मतलब A B का जो फोर्स है वो ज्यादा होगा, किससे, A और B से। समझ में आ रही थी। अब जब इसका फोर्स ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वेपरेशन की रेट क्या होगी, कम हो गई, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि वेपर कम बढ़ेगी तो ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तो वेपरेशन पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। सेकंड वाली केस में देखें, यहाँ पर आपने क्या किया, एथिल अल्कोहल को मिलाया, H2O को मिलाया, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पावरफुल थी पर इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई, वीक हो गई। इसका मतलब इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी इसने क्या कर दिया, वीक कर दिया। तो जो फोर्स लग रहा था H2O के बीच में, उस फोर्स का मान क्या हो गया, इनका तो ज्यादा है और इनका क्या हो गया, कम हो गया, और कम हो गया तो इसकी वेपरेशन रेट क्या हो गई, बढ़ गई, और वेपरेशन रेट बढ़ने का मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया। और अभी हमने पढ़ा था कि जिसकी वेपरेशन रेट बढ़ जाए तो डेल्टा पी का मान क्या होगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। फोर्स क्या हो रहा है यहाँ पहले वाले केस में, कम हो रहा है, कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ गया। जिसका मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले, और एक चीज और ध्यान रखना, जिसका प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया उसका, क्योंकि आप इसको कर सकते हैं कि वेपरेशन रेट जो है, रेट ऑफ वेपरेशन, वेपरेशन रेट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, और वेपरेशन रेट अगर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये रिवर्स में है। तो यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव डेविएशन वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब डेल्टा पी का मान बढ़ रहा है और वेपरेशन की रेट बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए इसको क्या था, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक। और सेकंड वाले केस में क्या है, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया है। इससे सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स से ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा हो रहा है तो दोनों पास आ गए, और पास आ गए तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो ये कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन वाला हो जाएगा। तो क्या है, इसे कहेंगे एजोट्रोपिक मिश्रण, कि ऐसे मिश्रण जो कि वेपर और लिक्विड फेज में दोनों का कंपोजिशन क्या हो, चेंज ना हो, एक ही कंपोजिशन में हो, उनको क्या कहा जाता है, एजोट्रोपिक मिश्रण। और ये इनकी नेचर पर परसेंटेज होता है, कितना कौन वेपर ज्यादा बना रहा, कौन कम बना रहा, तो किस स्थिति पर आकर दोनों की वेपर क्या हो जाती है, वही कंपोजिशन पर आ जाती है, तो ये परसेंटेज फिक्स होता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया 95% एथिल अल्कोहल को मिलाओगे, कितना मिलाओगे, 5% H2O। इसको मिलाने पर अगर आप इनको अलग करना चाहें तो अब ये अलग नहीं होंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर आपका दोनों पोलर है और ये ज्यादा पोलर है, तो ऐसी स्थिति में वेपरेशन की रेट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इनका 68 और इसका 32 का मिश्रण है, तो अब आप HNO3 और H2O को, बाकी अगर इनको चेंज करोगे जैसे परसेंटेज 68% है, ये 32 है, अब आपने माना कि इसको आधा कर दिया, इसको कि आप क्या कर रहे हो, इतने बना के रख रहे हो और इसकी परसेंटेज को कम कर दिया, कंपोजिशन चेंज किया, तब हो सकता है उस कंपोजिशन पर इनका बॉइलिंग पॉइंट लगातार बदलेगा, लेकिन वो फिर भी चेंज होगा, मिश्रण का अलग होगा तो इसका
अलग होगा, लेकिन फिर आते आते एक ऐसी स्थिति आ जाती है दोनों का एक ही हो जाता है, तो इसको एजेट्रोपिक स्टेज कहा जाता है। आ गया समझ में? तो कुल मिला के क्या है, एजेट्रोपिक मिश्रण क्या होते हैं? ऐसे मिश्रण जो कि निश्चित कंपोजिशन में परसेंटेज में ऐसे मिश्रण तैयार किए जाते हैं जिनका कि वेपर फेज और लिक्विड फेज के अंदर कंपोजिशन चेंज ना हो, एक सा कंपोजिशन बना रहना। सेकंड चीज, ये दोनों ही एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होंगे, कंपोनेंट एक साथ बॉइल होना प्रारंभ हो जाते हैं। फिर ये दो तरीके के होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम कौन होगा, मैक्सिमम कौन होगा? तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसकी वेपरेशन रेट बढ़ जाए, ये ध्यान रखें। मिनिमम किसका होगा? जिसकी वेपरेशन रेट में, और वेपरेशन रेट कब बढ़ जाती है? जब उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाता है। और कम हो जाता है कब हो जाता है? जब उसमें स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग किसी में है और उसमें आपने ऐसी चीज को मिला दिया जो उसकी बॉन्डिंग को कम कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर H2O की बॉन्डिंग को एथिल अल्कोहल ने कम किया और HNO3 ने यहाँ पर क्या किया, जो इन दोनों के बीच फोर्स बढ़ गया, तो वेपरेशन की रेट कम हो गई, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, आगे समझ में? और नया बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से या तो कम होगा या ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो